हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर लेकर आ गए और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद कुछ भी बचता नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे बोर्ड की, लास्ट में कुछ और ट्रेंड दिया गया है, जैसे रिएक्टिविटी का ट्रेंड, ऑक्साइड्स का ट्रेंड। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एस ब्लॉक मतलब ऑक्साइड्स जो आपको दिए गए हैं उनको हम लोग एस ब्लॉक वगैरह में अच्छे से जान लेंगे कि कौन कैसा ऑक्साइड बनाता है। उसका टेंशन लेने का ज़रूरत आपको नहीं है। और रिएक्टिविटी वगैरह का ट्रेंड आप लोग देख सकते हो यार, ऐसा ऐसा जाते समय रिएक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ से घटती है, ठीक। बता देंगे वो भी। फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं क्या है। ये मैंने 7 क्यों लिखा, 7वां चैप्टर था इसीलिए। ओहो हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट ए है और यहाँ पे एक एलिमेंट बी है, दोनों के बीच बना है कोवैलेंट बॉन्ड। लेट्स से कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और दोनों के बीच बना है कोवैलेंट बॉन्ड। और बी जो है वो ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कैसे पता चला, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही पता चला। देखो कैसे, जो बी है वो ए के इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किए गए हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। बी जो है वो ए के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे आप और आपका दोस्त रात में सो रहे हो और दोनों ने एक ही ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। अब आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है तो आप खींच लोगे और आपका दोस्त वहाँ कांपने लगेगा ठीक है। तो वैसे बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ए के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा। पहले शेयरिंग थी, आप और आपके दोस्त में पहले शेयरिंग थी, बट फिर बाद में आपने खींच लिया। तो वैसे ही बी भी बाद में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ए का क्लाउड कुछ ऐसा आगे की तरफ झुक जाएगा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ह्यूमन आई नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कुछ आगे की तरफ झुक जाएगा और आगे की तरफ झुकने की वजह से ऐसा हम लोग बोलते हैं कि बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चोर है, ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ चुरा रहा है। लेकिन ये होता है सिर्फ खींचना, ना कि एक्सेप्ट करना। अगर एक्सेप्ट करने की बात आ जाए तो वो बन जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों चीज़ में यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो करेगा बट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें अट्रैक्शन होता है और किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं मतलब ऐसा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाथ में रखा, ये हाथ में इलेक्ट्रॉन रखा, खींच लिया, ऐसा नहीं। शेयरिंग हुई रहती है एटम एलिमेंट्स के बीच में। जैसे हम बात कर लें HF की, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, दोनों खुश हैं। थोड़ी देर बाद फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल प्लस, इसके ऊपर आ जाएगा डेल माइनस और यहाँ पे बन जाएगा डाइपोल। याद है डाइपोल वाला कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग वाला, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड है वो फ्लोरीन की तरफ आगे झुक जाएंगे। तो फ्लोरीन अपनी तरफ अगर इसको खींच लेगा तो बोलेंगे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक। तो ये बातें होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब चाहो तो डेफिनेशन भी लिख लो। डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन की पेयर्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेता है अपनी तरफ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो HCl का। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दोनों खुश हैं। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर डेल प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर डेल माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा तो दो पोल्स बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएगा यहाँ पे। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनको अट्रैक्ट कर रहा है ये अपनी तरफ। और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। याद रखना आयोनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर हो जाते हैं, तो चांस ही नहीं होता अपनी तरफ खींचने का, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिसके ऊपर डेल माइनस चार्ज आता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। वैसे F में बोल देंगे कि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। अब आप बोलोगे फिर आखिर डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। उसमें भी इलेक्ट्रॉन को खींचता था, इसमें भी तो खींच रहा है देखो एक्सप्लेन ही कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ आपको बोर्ड में भी आ सकते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस समझ लो दोनों के बीच में।
ये होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, ठीक है, आगे लिखते हैं, इसका होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। देखो ये पहला डिफरेंस। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैंने आपको लिखाया था कि ये होता है आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस एटम में, याद है, आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस एटम में। तो शायद मैंने नहीं बोला था क्या, चलो ठीक है। आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि जब अकेला रहेगा तभी हमें पता चल पाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करे ना करे, दो एलिमेंट कंबाइंड, उन लोग अट्रैक्ट करे ना करें, है ना, किसी के साथ ऑलरेडी कंबाइंड है, तो वहाँ पे हमें नहीं समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसीलिए हम लोग आइसोलेटेड लेते हैं। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो वो या तो और तेजी से करेगा या तो और धीमे करेगा, है ना। जैसे देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बताई थी अभी 5 मिनट पहले ही बताया मैंने ठीक है, तो वहाँ पे पहला दूसरा वाला बहुत नेगेटिव हो गया था, तो किसी के पास ऑलरेडी माइनस चार्ज है तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग न्यूट्रल लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से अट्रैक्ट करता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड से वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये तो आइसोलेटेड में से, मतलब ये तो आइसोलेटेड एटम के फॉर्म में रहता है और वहाँ से अट्रैक्ट करता है, और ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड में रहता है। समझा दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब निकाल सकते हो आप लोग, जैसे फोर्स होता है, टाइम होता है, ये सब टाइम वाइम क्या, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यूज है, और इसका यूनिट होता है केजे पर मोल, किलो जूल पर मोल। और ये होती है रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू मतलब दूसरे से कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालते, तो इसकी यूनिट ही नहीं होती है, डायमेंशनलेस है ये। रिलेटिव वैल्यू मतलब हम लोग फ्लोरीन को लेंगे और फ्लोरीन को बोल देंगे कि भैया तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, तुम राजा हो, तुम्हारी वैल्यू इतनी है, तो मंत्री की वैल्यू उससे कम, संतरी की वैल्यू उससे कम, है ना, पहरेदारों की वैल्यू उससे कम, किसानों की वैल्यू उससे कम, नॉर्मल इंसानों की वैल्यू उससे कम, बच्चों की वैल्यू उससे कम। तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। एक को हम लोग डिफाइन कर देंगे कि भैया तुम्हारी वैल्यू ये है, अब तुमसे सब लोग छोटे हैं, तो तुम्हारे कंपैरिजन में ये कितना छोटा है, तो इसकी वैल्यू इतनी। सपोज आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो और आपकी वैल्यू है 100%, दूसरा वाला आपसे थोड़ा सा कम है, कितना 5%, तो उसकी वैल्यू 95%, ठीक, ऐसा। तो ये रिलेटिव वैल्यू होती है और ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, हर एक का अपना अपना है, और ये रिलेटिव है। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो आप लोग बता नहीं सकते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कितनी है, ठीक है। सो इसके लिए मिलिकन्स स्केल है, पॉलिंग्स स्केल है, हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फिलहाल ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, लिख लो, तीनों पॉइंट आ जाए तो एग्जाम में लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स देखते हैं। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। फैक्टर्स आर एज सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। मतलब फैक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता था वैसे ये भी डिपेंड करेगा, बस 2 नए फैक्टर आएंगे, देखते हैं कौन कौन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, इसमें 5 फैक्टर्स हैं टोटल, ठीक, 2 नए फैक्टर्स हैं, एक है हाइब्रिडाइजेशन और एक है चार्ज। चार्ज में भी 2, एक कैटायन पे एक एनायन पे, इस तरीके से 5 हो जाते हैं। सबसे पहला तो डिफाइंड है यार एटॉमिक साइज। अच्छा मुझे बताओ, एटॉमिक साइज कम रहेगी तब ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, या एटॉमिक साइज ज़्यादा रहेगी तब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस ही बात है, छोटी रहेगी तभी इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे छोटी साइज किसकी? फ्लोरीन की, और वो भी उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की हाईएस्ट होती है, ठीक है। ओके, क्लोरीन की क्यों हाईएस्ट होती है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बता दूं, चलो बता देता हूँ। क्लोरीन की साइज़ बड़ी होती है और साइज़ बड़ी होने के कारण उसके पास स्पेस ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है। बट फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता है बट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। तो ब्रोमीन की ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं, ब्रोमीन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो कहानी से निकल जाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक। जितनी ज़्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी कम एटॉमिक साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस हिसाब से तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाह, बहुत बढ़िया। चलो देखेंगे बाद में कौन कितना है। अगला आता है न्यूक्लियर चार्ज एज सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूँ, 3 वीडियो बनाया, आज तीनों वीडियो में यही बता रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। तो ये देखो खींच रहा है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा फैक्टर, चार्ज ऑन कैटायन। अब सपोज आपके पास आयंस आ गए, ठीक है, तो पहले अच्छा ये 2 फैक्टर लिख लो, उसके बाद मैं ये बताता हूँ, क्योंकि इसमें एनायन भी बताना होगा तो रिलेट करना जरूरी है, तो थोड़ी स्पेस रहनी चाहिए। ये दोनों लिख लो पहले, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट चार्ज। अब चार्ज में भी 2 आता है, एक होता है चार्ज ऑन कैटायन, ये तीसरा फैक्टर है, चार्ज ऑन कैटायन। सपोज हमारे पास कोई एक एलिमेंट ए है जिस पे चार्ज है A2+ और एक एलिमेंट है जिस पे चार्ज है A4+ या A3+, तो मुझे बताओ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। +3 का मतलब क्या है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और इसने अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 3 लूज कर दिए, इसके ऊपर इसके कंपेयर में इसका ज़्यादा होगा। तो एज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दिस इज मोर, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कैटायन के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो। क्यों, देखते हैं, ठीक। अगला आता है चार्ज ऑन एनायन। अब सपोज आपके पास एक एलिमेंट है A2-, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, एग्जांपल ही नहीं सोचते ऐसे टाइम पे, O2-, और आपके पास एक एलिमेंट है ओके, अच्छा एग्जांपल मिल जा भाई, जल्दी मिल जा। चलो ठीक है, एक है O2- और एक है O-, ठीक। अब दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, याद हो तो ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, प्रोटॉन अभी भी उतने ही है, तो प्रोटॉन अभी भी उतने, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज मतलब अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो इससे तो कम ही होगा ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे +3 का चार्ज है, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो गए हैं, तो ये चाहेगा इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे -2 और -1 का चार्ज है, इसके ऊपर -2 का चार्ज है, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मुझे और इलेक्ट्रॉन ना मिले, इसका मतलब जिसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज है वो चाहेगा कि एक मिल गया तो भी चलेगा, ठीक। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऐसे भी समझ सकते हैं, लॉजिक है ना, कि इसके पास ज़्यादा माइनस चार्ज है, तो ये क्या चाहेगा, मुझ पर और माइनस चार्ज ना आए, मुझ पर और कर्ज ना आए, मैं चाहूँ मतलब मुझे और इलेक्ट्रॉन ना मिले, मैं ऐसा चाहूँ कि मेरे ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ना आए, मुझे और इलेक्ट्रॉन ना मिले, तो ऐसा भी सोच सकते हो। और लॉजिकल रीजन ये है, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो देयरफॉर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऐड होते ही कम हो जाएगा। चलो, तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, ये पक गए हो गया। 5वां आखिरी फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। नाम सुना लग रहा है चलो, जितनी पिक्चर दिमाग में बन रही उतनी काफ़ी है। आपने सोचा sp, आपने सोचा sp2, आपने सोचा sp3, राइट, यही सब आपने सोचा, इतना काफ़ी है। देखो जो आपने पीछे पढ़ा है ना वो सारी चीज़ें आगे चैप्टर में आनी ही आनी है, इसलिए सीरियल वाइज चलना बेटर होता है। तो परसेंटेज ऑफ S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा S का कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये है इनके बीच का रिश्ता। यहाँ पे S का कैरेक्टर 50%, यहाँ पे S का कैरेक्टर 33%। कैसे यार,
अरे यहाँ पे 2 लोग हैं, एक S है और एक P है, तो 1/2 इंटू 100 आया 50%। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक S है और 3 लोग हैं, और इसको डिवाइड करोगे तो 33%। यहाँ पे 25% आएगा क्योंकि 4 लोग हैं और एक ही S है। अगर S2P3 होता तो यहाँ पे 5 लोग थे और 2 S था तो 2/5 लिखते, बट यहाँ पे एक S है, 3 P है और टोटल लोग 4 हैं, तो 1/4 इंटू 100 तो ये आएगा 25%। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर इसकी कि अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन दे के पूछ ले तो आप लोग ऐसे आंसर दे देना। कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ खास होता नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारी बातें अब समझ में आ गई है। इन फैक्टर्स को नोट कर लो अच्छे से। फिर पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं हम लोग कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड होता कैसा है। चलिए सो अब ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो शॉर्टकट हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, सही बात है। अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते समय, सोचो चैप्टर भी ख़त्म हो गया और कुछ भारी लगा भी नहीं। हाँ, कुछ भारी नहीं है। इसके बाद जो सबसे भारी चैप्टर आएगा, एक हो सकता है आपको स्टेट्स ऑफ मैटर भारी लगे, और एक में भी आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री भारी लगे, और एक थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक भारी नहीं, लंबा लगेगा। वो भारी नहीं है, लंबा लगेगा आपको। बाकी सब ईजी है और कुछ हार्ड है ही नहीं केमिस्ट्री का 11th में। ठीक है, नीचे जाते समय डाउन द ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी, नीचे से जाते समय घटती थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। कारण क्या है, कारण साइज बढ़ता है ना, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, क्योंकि सेम डिपेंडेंस है तीनों का। किसका आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे जाते समय साइज घटती है, या फिर यूँ बोल दो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड होता है। लेफ्ट टू राइट जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, हीलियम होगा, क्योंकि सबसे ऊपर वही है, उसके नीचे डाउन होगी, उसके पीछे रिड्यूस होगी। नहीं, एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, क्योंकि उन सबका जो शेल्स है वो ऑलरेडी फिल्ड है, और एक्चुअली वो एक अलग ग्रुप है, जीरो ग्रुप अलग ग्रुप है वो, तो उसको हमेशा हमें सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्लोरीन तक जाते हैं। नियन, आर्गन, इन सबको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। जैसे नीचे रेडियो एक्टिव को हम साइड में रखते हैं, वैसे उन्हें भी थोड़ा साइड में रखना चाहिए। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसके आखिरी शेल को फिल होने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन भी चाहिए रहता है, साइज़ भी छोटी है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, सब कुछ सपोर्ट करता है ये। इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन की जो अच्छा, अगर हम फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो, हाँ, फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो सपोज HF के साथ, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम होता नहीं है, तो HF कुछ होता ही नहीं है। तो HCl का निकालते हैं हम लोग। तो सपोज यहाँ पे क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो 12 × 7 + 1, तो ये आया sp3, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, नहीं समझ रहा है तो जाने दो, स्किप कर दो। sp3 आया मतलब 25% इसका कैरेक्टर है, मतलब इसका कैरेक्टर कम है। तो सपोज आपको बोल दिया कि कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन HCl, HBr एंड HI, तो आप लोग इसमें क्या देखोगे यार, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, और जीत गए हम लोग। सही बात है, ऐसे ही कर लो। ठीक कुछ ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब एक एलिमेंट कहीं और का दे दे, एक एलिमेंट कहीं और का दे दे। ये तो डाउन द ग्रुप दिया हुआ है, तो सीधी बात है, ये तो आंसर आएगा ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़े बहुत इसकी पॉलिंग्स स्केल क्या था, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिसाइड की गई, ये सब देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले डिफाइन की थी पॉलिंग्स ने, और उसका नाम रखा था पॉलिंग्स स्केल। उन्होंने एक विचित्र सा फॉर्मूला लाया, और उस फॉर्मूले के हिसाब से सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया। बट कैलकुलेट करने से पहले उन्होंने बोला कि फ्लोरीन, तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। अब इसके रिलेटिव में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्होंने निकाला। ठीक, तो पॉलिंग्स स्केल क्या था, उन्होंने एक फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला ये था zeta-A - zeta-B 0.208 √of EAB √of EAA × EBB। क्या है ये सब, कितना खतरनाक इक्वेशन है। zeta-A क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको तो आप लोग जानते ही रहोगे, है ना। 0.208 एक वैल्यू है, और यहाँ पे हम लोग EAB क्या है, EAB है बॉन्ड एनर्जी, EAA क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB,
ये बॉन्ड एनर्जी है AA की, ये बॉन्ड एनर्जी है BB की, और ये बॉन्ड एनर्जी थी AB की। तो ये बॉन्ड एनर्जीज हैं AA की, BB की, AB की। तो इनको आप लोग यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी तो एक्सपेरिमेंटली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे फालतू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक। बस मज़े के लिए बता रहा हूँ, थोड़े मज़े ले लो। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आए यहाँ पर, तो मे बी वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको दी रहेंगी, पुट करना रहेगा और सॉल्व करके आंसर निकालना रहेगा। और याद रखना जो आपका आंसर आएगा तो किलो जूल में आंसर चाहिए, तो 208 की जगह आप 1017 रख देना, 208 की जगह 1017 रख देना, बाकी सब सेम रखना, तो आपको आंसर मिल जाएगा किलो जूल में, फॉर किलो जूल। वरना नॉर्मली कैसा आंसर आपका किलो कैलोरी में आएगा। देखो अगर आप नॉर्मली आंसर निकालना चाहोगे तो आपका आंसर कैलोरी में यहाँ पे आएगा, बट बॉन्ड एनर्जी भी आपको फिर किलो कैलोरी में रखनी होगी, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में किलो जूल में दिया हो, वैसे मैक्सिमम चांस है किलो जूल में दिया रहे, तो 208 की जगह ये रखना, बाकी फॉर्मूला सेम रखना। अगर आपको किलो कैलोरी में दिया है तो आप लोग यहाँ पे सीधा यही फॉर्मूला लगा देना। समझ में आया ये कंसेप्ट, ठीक है। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, छोड़ो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन की थी वो डिसाइड कर दी गई कि भैया तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होगी। सबको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके निकाला गया, HF, HBr, HI, ठीक है। सबको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया गया, सबके बॉन्ड एनर्जी देखी गई, फॉर्मूला रखा गया, कैलकुलेट किया गया, और सबकी बॉन्ड एनर्जी फिर आई। कितनी कितनी आई, किसकी किसकी आई, वो सब हमें नहीं देखना है, हमें बस कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी याद रखो। फ्लोरीन की होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3, क्लोरीन की होती है 3, ब्रोमीन की होती है 2.8, और आयोडीन की होती है 2.5, कार्बन की भी होती है 2.5, फॉस्फोरस की होती है 2.1, और हाइड्रोजन की भी होती है 2.1, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज़ याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इसमें से देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम होता है, आयोडीन, सल्फर और कार्बन का सेम होता है, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का भी सेम होता है, बाकी सब अलग अलग, ठीक है। तो इसको ट्रिक बना लो, चाहे जैसे फोन क्लोरीन ने ब्रोमीन को किया और ISC का pH निकाला फालतू ट्रिक है, छोड़ो, ठीक है। तो जो भी ट्रिक बनाना है अपने हिसाब से बना लो, और अगर बन जाए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा टाइम स्टैम्प लगा के, वरना मैं भी बाद में सोचते रहता हूँ कि ये बंदा हंस किस बात पे रहा है। तो टाइम स्टैम्प क्लिक करके मैं भी आता हूँ, फिर मैं भी हंसता हूँ हाँ, तो फ्लोरीन का 4 निकला, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3, ये सब वैल्यूज टेक्स्ट बुक में दी है आपको, टेंशन मत लो, मैंने कहीं अलग जगह से नहीं उठाया है, ठीक। ब्रोमीन का 2.8, 2.5, 2.5, 2.5, 2.1, 2.1, तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से, हाँ। और यही था हमारा पॉलिंग्स स्केल, पॉलिंग ने इस फॉर्मूले से सारी वैल्यूज को निकाला था। अब एक है मिलिकन्स स्केल, देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो आई होप आपको पॉलिंग्स स्केल समझ में आ गया होगा। मिलिकन्स स्केल बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मिलिकन्स स्केल क्या कहते हैं, मतलब मिलिकन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस बात खत्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्होंने सीधा सीधा फॉर्मूला दिया, आप उस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो, 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों के बीच में अभी भी फाइट चलती है, मतलब कुछ एलिमेंट्स में अभी भी फाइट चलती है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट आपको वही याद रखना है जो ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया था। वो एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, वही काम आएंगे। तो इन्होंने क्या कहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो, डिवाइड बाय 2 करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। कैसे कहा, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी। तो दोनों एनर्जीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिजेंबल कर रही हैं, एक निकालना और एक ऐड करना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अट्रैक्ट करना। तो इनको अगर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है, और ये सही भी था, करेक्ट था, ठीक, फॉर्मूला इनका एकदम करेक्ट था। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब चलते हैं और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, तो एप्लीकेशंस मैं दिखाता हूँ। एप्लीकेशंस दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो आप मुझे बताओ कि HCl को हम लोग क्या पढ़ते हैं। कुछ लोग हैंग, अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं क्या पढ़ते हैं। अब कुछ लोग सोच तो रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड,
लेकिन फिर सोच रहे हैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं ये, और फिर मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? गलत नहीं, एकदम सही, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्लोराइड में आप इसको क्लोराइड हाइड्रोजन क्यों नहीं बोलते हो, या क्लोरीन हाइड्रोजन क्यों नहीं बोलते हो, या क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो ऐसा? तो इसका कारण यही है, नॉमेनक्लेचर करते वक्त जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, द एलिमेंट विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल कम एट लास्ट विथ सफिक्स आइड। कौन से सफिक्स के साथ? आइड के साथ। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड पढ़ते हैं। सपोज IBR को आपको कंपेयर करना है, तो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोडीन से ज़्यादा है, तो ब्रोमीन लास्ट में आएगा, आयोडीन पहले आएगा, तो इसका नाम होगा आयोडोब्रोमाइड, ना कि ब्रोमो आयोडाइड। ऐसा नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा आयोडोब्रोमाइड। तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो एप्लीकेशन है वो है नॉमेनक्लेचर के ऊपर, ठीक। इसीलिए HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहले हाइड्रोजन लिखते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको बाद में रखते हैं और उसमें सफिक्स आइड लगा देते हैं, क्लोरीन प्लस आइड हो जाता है क्लोराइड, है ना। जैसे हम लोग के स्कूल टाइम में कुछ लोग हाइड्रोजन क्लोरीन पढ़ते थे, उसको हाइड्रोजन क्लोरीन। इवन मैं भी जब छोटा था मैं खुद हाइड्रोजन क्लोरीन ही पढ़ता था उसको, बट लेटर ऑन नाम देखा तो मैं बोला यार हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। ये रीज़न होता है उसका, रीज़न 11वीं में पता चला। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। कितना फार्मूला बताओगे इसका? एक फार्मूला तो बता दिए। कोवैलेंट बॉन्ड में देखो आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है, मैंने बताया कैसे आता है। जैसे हमारे पास HF है, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल प्लस डेल माइनस आ जाता है, डाइपोल बन जाता है, और डाइपोल बनने के कारण हमें ऐसा लगता है कि इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन गया। आयोनिक बॉन्ड बन गया क्यों लगता है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है और हमें लगता है कि आयोनिक बॉन्ड बन गया। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है जिससे आप आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 35 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। बाहर लिख देता हूँ। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि डेल्टा एक्स है चेंज। अब चेंज कभी कभी नेगेटिव आता है ना। डेल्टा एक्स मतलब चेंज या डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स है जीटा ए माइनस जीटा बी, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। सो हाइड्रोजन और HBr का हम लोग निकालते हैं, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 था और हाइड्रोजन का 2.1 था, तो हम लोग इनके बीच में क्या निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। सपोज HBr बना तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना आएगा वो निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, 16 इंटू डेल्टा एक्स, चेंज कितना आएगा? 0.7 का, तो 16 इंटू 0.7 प्लस 35 इंटू 0.7 का स्क्वायर, तो 16 7 जा कितना होता है? 112, तो ये आएगा 11.2, और ये 35 इंटू आएगा 0.49। तो ज़रा कैलकुलेट करो, 35 इंटू 0.49 करो और 11.2 के साथ जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा और वही होगा आयोनिक कैरेक्टर इन HBr। कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना, ठीक है। जोड़ के मुझे आंसर कमेंट करो। 16 6 जा 96, सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। चलो एक और कैलकुलेट करोगे, एक होमवर्क देता हूँ मैं, आप लोगों को कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में, ठीक। फ्लोरीन का 4, हाइड्रोजन का 2.1 कैलकुलेट करना आप लोग इसको घर पे इस फॉर्मूले की मदद से। इनके बीच में आयोनिक कैरेक्टर कितना है कैलकुलेट करोगे तो नियरली 42 या 43% आता है, ठीक। कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट करो दोनों का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है या बॉन्ड की एनर्जी कितनी ज़्यादा है वो भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। कैसे? अच्छा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब मैंने फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी वाला भी फैक्टर आया था। वो इसीलिए आया था क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और यू कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना, तो उल्टा कहाँ बोल रहे हो। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? देखो सपोज मैं यहाँ पे लिखो HI, HBr, HCl और HF,
तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो फ्लोरीन है वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर आप चाहो कि यहाँ से आप इस बॉन्ड को तोड़ दो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, तो आप तोड़ोगे कैसे। क्लोरीन उससे कम, तो ये भी खींच रहा है, ये भी नहीं तोड़ने देगा, ब्रोमीन भी नहीं तोड़ने देगा, आयोडीन भी नहीं तोड़ने देगा, बट सबसे ज़्यादा तेजी से कौन खींच के रखेगा, फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HF की। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी डिसाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर भी आप लोग डिसाइड कर सकते हो। एसिडिक कैरेक्टर मतलब क्या, H+ लूज करना। तो इन चारों में से H+ कौन आसानी से लूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है HI। तो HI के पास एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HCl, एज कम्पेयर टू HF। जो आसानी से H+ आयन लूज कर देता है वो अच्छा एसिड, जो आसानी से लूज नहीं करता है वो गंदा एसिड। ठीक है तो बच्चों वाली बातें हो गई। तो समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे, फ्लोरीन बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था शेयर्ड वाले, तो इसीलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आसानी से H+ लूज कर दे, कौन लूज करेगा, HI ही लूज करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं है। जिसमें कम बॉन्ड स्ट्रेंथ वही आसानी से लूज करेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात हो तो HI सबसे आगे, HF सबसे पीछे। ठीक है, तो ये हो गई बॉन्ड स्ट्रेंथ लास्ट पार्ट, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये लास्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फिर एसिड बेस पे दोबारा आएंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देना, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेना। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से एक्सेप्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, है ना। बात तो वही हुई यार, इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वो इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो नॉन मेटल। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा इतना आसानी से, मतलब वो मेटल। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या लेना चाहेगा, ऑब्वियस ही बात है देना चाहेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत 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 कम होती है, तो इसलिए वो मेटल। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत 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 ज़्यादा, इसीलिए उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। अब आई होप आप लोग इसके क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मैं आपको बोल दूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन ज़्यादा, किसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। आपने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दिया, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा वही नॉन मेटेलिक का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा नॉन मेटेलिक, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब एक लास्ट देख लेते हैं, एसिड और बेस वाला। तो जो लास्ट एप्लीकेशन आता है वो होता है एसिड और बेस डिफाइन करने का। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास NaOH है, तो सब लोग जानते हैं भाई Na+ बनता है, OH- बनता है और ये बेसिक होता है, सब लोग जानते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऐसा नहीं बन सकता था NaO और H+? ऐसा बनता तो ये एसिडिक हो जाता। तो क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो, बट व्हाई, क्यों नहीं पॉसिबल है? तो उसका भी जवाब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सबसे रिलेट कर दे रहे हो, आयोनिक कैरेक्टर। फिर फजान्स रूल कहाँ पढ़ा है? फजान्स रूल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है, क्वांटिटेटिव बहुत कम आता है। क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यूज निकालना, क्वालिटेटिव मतलब कंपेयर करना। ठीक है, सो आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, तो ईयरफोन का वॉल्यूम ना तो ज़्यादा बढ़ा लें ना तो कम कर लें। ठीक है, तो NaOH में ऐसा रहता है ये NaOH। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। सोडियम की कितनी है? 1 होती है, बट आपको याद नहीं करना है। अच्छा जरा यहाँ पे मुझे डिफरेंस बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पे है 1.4 और यहाँ पे मुझे डिफरेंस बताओ, यहाँ पे है डिफरेंस 2.5 का। तो मतलब ऑक्सीजन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को लेगा और भाग जाएगा, ऑक्सीजन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ से भाग जाएगा। समझ रहे हो? ऑक्सीजन का और सोडियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप से बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ऑक्सीजन सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से स्केप कर जाएगा। इसके वजह से पूरा का पूरा OH निकल जाएगा, तो ये OH- और Na+ बन जाएगा। बट यहीं अगर कोई ऐसा केस होगा जहाँ पे XOH होता, ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जाने दो, X सपोज कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 ज़्यादा हो गया, 2.8,
है ना, HBr, ऐसा कोई होता नहीं है, जाने दो छोड़ो। X कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.7, ऑक्सीजन 3.5 और ये 2.1। तो इसके और इसके बीच में कितना गैप है 1.4 का, इसके और इसके बीच में कितना गैप है 1.2 का, है 0.2 नहीं 0.8 का। तो अब की बार इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है वो इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप से ज़्यादा है। अब की बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन से चोरी करेगा क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बोलेगा मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे और इधर से निकल, तो H+ बाहर हो जाएगा और XO- इधर हो जाएगा। तो अब की बार ये एसिडिक हो जाएगा और ये बेसिक हो जाएगा। लॉजिक समझा? लॉजिक क्या है कि हम लोग देखते हैं दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना गैप है। जिधर ज़्यादा गैप होता है वो एलिमेंट उससे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। अब इधर गैप ज़्यादा था, अच्छा इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? हाइड्रोजन नहीं ले सकता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में से सबसे ज़्यादा वही इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहाँ पे 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी 2.1, गैप निकाला तो 1.4। अब अगर इधर 2 आ जाता तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के साथ भाग जाता। अब आगे वो दोनों भी टूटते हो बात अलग है, बट इधर से तो इससे इलेक्ट्रॉन लेके वो भाग जाता तो OH- रिलीज होता तो वो बेसिक बनता। बट इधर क्या हुआ, इधर का गैप बहुत कम था, इधर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम थी। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को कहा कि अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मैं X के साथ उधर जाऊंगा। तो XO मिलके इधर आ गए, हाइड्रोजन को छोड़ दिए तो H+ बन गया, ठीक, इसीलिए ये एसिडिक बन गया। बट इधर क्या हुआ, इधर गैप 1.4 था, इधर 2.5 था। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कहा हमारे बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज़्यादा नहीं है, तो सोडियम से मैं इलेक्ट्रॉन मांगता हूँ, हम निकल लेते इधर से। तो सोडियम ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, OH- निकल गया यहाँ से, ये बन गया Na+, ये बन गया OH- और बन गया बेसिक। तो ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी थी जो मुझे सुनानी थी, ठीक है। तो इसी के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। सोचा तो है इस मंथ में हम लोग S ब्लॉक, P ब्लॉक और स्टेट्स ऑफ मैटर ये 3 चैप्टर खत्म कर दें, ताकि अगले मंथ में हम लोग GOC तक ख़त्म कर दें, ताकि आने वाले मंथ मतलब अक्टूबर नवंबर में हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स भी चल रहा है आपका, लॉज ऑफ मोशन बस ख़त्म ही होने वाला है, सेंटर ऑफ मास उसका लास्ट टॉपिक है। और फिर उसमें ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये 3 चैप्टर मैं कराऊंगा ये मंथ में। फिर अगले मंथ में ऑप्टिक्स और वेव्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 3 चैप्टर। फिर सेमीकंडक्टर्स मैं 1 शॉट में करा दूंगा, EMW मैं 1 शॉट में करा दूंगा और मैग्नेटिज्म मैं 1 शॉट में करा दूंगा। 1 शॉट नहीं तो 2 वीडियो में हो जाएगा, बहुत हलवा चैप्टर आगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 वीडियो में करा दूंगा, बहुत हलवा है। तो फिज़िक्स का टेंशन मत लो, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक सिलेबस जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नवंबर एंडिंग तक मैं गारंटी देता हूँ सिलेबस हो जाएगा आपका। और मैथमेटिक्स इंग्लिश का कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो देखो ऐसा है कि मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, उसमें परम्यूटेशन से कंटिन्यू करना है। आई विल कंटिन्यू, मैं पूरा बोला हूँ तो पूरा मैं कंप्लीट करूँगा, आप टेंशन मत लो। मिसलेनियस से लेके एक्सरसाइज तक, मे भी कुछ चैप्टर के मिसलेनियस लास्ट में छूट जाएँ, कोई नहीं, मिसलेनियस वैसे भी खुद से किया जाता है। इंग्लिश की बात करूँ तो एक दिन मैं बैठूंगा, पूरा इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ा दूंगा और एक ही दिन में अपलोड कर दूंगा, तो उसका एकदम टेंशन मत लो। थंबनेल मेरे पास ऑलरेडी बन के रखा हुआ है इंग्लिश का। एक्चुअली मैंने पहले भी अपलोड किया था, बट मुझे लगा वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दिया उसको, मतलब पब्लिश नहीं किया था, ऐसे डिलीट कर दिया था अपलोड करके। हिंदी की बात करूँ तो वो भी एक दिन बैठूंगा, पूरा बना डालूंगा। तो इंग्लिश हिंदी की तो टेंशन मत ही लो, आप टेंशन लो तो अपने सिलेबस की। मेरे को कैसे सिलेबस कराना है वो मेरी टेंशन है। फिलहाल इस महीने का मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। इस महीने में हमें S ब्लॉक, P ब्लॉक 3 या 4 लेक्चर लगेंगे, S ब्लॉक को 7 लेक्चर लगेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर को 9 या 10 लेक्चर लगेंगे। इतने लेक्चर्स लगने वाले, बट फिर भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये 3 चैप्टर हम लोग इस मंथ में कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स की बात करें तो ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस मंथ में हम लोग करेंगे। ग्रेविटेशन को 4 या 5 लेक्चर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को 2 या 3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को 4 या 5 लेक्चर, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इसी के साथ धीरे धीरे सिलेबस खत्म होता रहेगा। और मैथमेटिक्स का भी मैं अगले मंथ से कंटिन्यू करूँगा, उसमें एक दिन में मैं 3 एक्सरसाइज कराऊंगा, उसका टेंशन ही मत लो तुम, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप बस पढ़ाई करिए, सिलेबस कंप्लीट करना मेरा काम है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक। नवंबर एंडिंग तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करके दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।